प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर राज्य के मार्क्सवादी अवधारणा पर आज हम विचार करेंगे। मार्क्स के पांचवें सिद्धांत राज्य पर मार्क्स के विचार या राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा, इसको पूर्ण रूप से इसके मुख्य पहलुओं पर चर्चा करने से पूर्व इस राज्यवादी मार्क्स के राज्यवादी विचार दर्शन का कुछ संक्षिप्त परिचय हम एक ब्रीफ अकाउंट के रूप में यहाँ पर लेंगे। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती जो राज्यवादी विचारधाराएं थी, चर्चवादी विचारधाराएं, प्रत्ययवादी विचारधाराएं, राज्य के बारे में जो भी प्रचलित राज्यवादी विचारधाराएं रही, उन विचारधाराओं का खंडन किया, क्योंकि पूर्वोक्त विचारधाराओं ने राज्य को आवश्यक माना था। हालांकि आवश्यक मानने के पीछे उनके तर्क अलग अलग थे, लेकिन आवश्यक माना, प्राकृतिक माना। लेकिन मार्क्स ने राज्य की पूर्वोक्त विचारधाराओं का पूर्णतः खंडन किया और मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था थी और जिसका निर्माण संपत्तिशाली वर्ग ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए किया है। ये किसी भी दृष्टिकोण से एक प्राकृतिक संस्था नहीं थी। मार्क्स के अनुसार ये कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है और ये शोषक वर्ग के हाथों में शोषित वर्ग का दमन करने का एक साधन मात्र है, या यूँ कहें कि दमन करने का एक वैधानिक तरीका निकाल लिया गया है और ये किसी भी दृष्टिकोण से एक न्यायपूर्ण संस्था नहीं है। मार्क्स की दृष्टि में राज्य वर्गीय अन्याय वाले समाज की अवधारणा पर आधारित हैं और उनके अनुसार एक पूर्ण साम्यवादी समाज ही न्यायपूर्ण समाज होगा, जिसमें राज्य को भी कोई स्थान नहीं होगा, राज्य का भी अंत हो जाएगा और एक आदर्श समाज वर्ग विहीन होने के साथ साथ राज्य विहीन भी होगा, जो कि पूर्ववर्ती मार्क्स के सिद्धांतों में भी हमने जिक्र किया था कि कार्ल मार्क्स का लास्ट जो अल्टीमेट है वो वर्ग विहीन समाज, राज्य विहीन समाज की स्थापना है, अर्थात पूर्ण साम्यवादी अवस्था जिस पर उत्पादन और वितरण पर किसी का आधिपत्य नहीं रहेगा और उसमें फिर आगे चल कर के अंतिम रूप से सर्वहारा की तानाशाही का भी समापन हो जाएगा। पूंजीवाद पर सर्वहारा की तानाशाही स्थापित होंगी और धीरे धीरे मानव के चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा। इसीलिए राज्य की बाध्यकारी अवस्थाओं की जरूरत भी नहीं रह जाएंगी और अंत में समाज उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां पर पूर्ण साम्यवाद की स्थापना होंगी, जिसमें स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होंगी, जो कि मार्क्स का लास्ट अल्टीमेट भी है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो मार्क्स के विचार हैं, इनमें मार्क्स ये स्पष्ट करते हैं कि अपने प्रारंभिक अवस्था में जो आदिम साम्यवादी अवस्था जिसको उन्होंने कहा, एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म की अवस्था उन्होंने कहा, उसमें किसी भी प्रकार के अर्थव्यवस्था नहीं थी और सामाजिक संगठन या राजनीतिक रूप से राज्य का भी कोई संगठन नहीं था। निजी संपत्ति की अवधारणा का विकास नहीं हुआ था। परिवार और रक्त नातेदारी जैसे संबंधों का, विवाह जैसी संस्था का भी विकास नहीं हुआ था। इसको उन्होंने आदिम साम्यवादी अवस्था करार दिया और इसमें राज्य नहीं था और निजी संपत्ति भी नहीं थी, किंतु क्रमशः समाज का आर्थिक विकास हुआ और समाज में निजी संपत्ति का धीरे धीरे उदय हुआ और संपूर्ण समाज संपत्तिशाली और संपत्तिहीन दो वर्गों में विभाजित हुआ, जिसको पूर्व में भी हमने जिक्र किया था। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के दौरान मार्क्स के शब्दों में हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स और हैव नॉट्स, जिसमें संपत्तिशाली और संपत्तिहीन दो वर्गों का निर्माण हुआ, जिनके पास में है हैव्स और जिनके पास में नहीं है हैव नॉट्स। दो विरोधी वर्ग समाज में अस्तित्व में आ गए निजी संपत्ति के अस्तित्व के कारण और राज्य के मार्क्स ने इस अवस्था में दास अवस्था की कल्पना की और कहा कि इसी काल में राज्य की उत्पत्ति हुई और संपत्तिवान स्वामी वर्ग
अत्यधिक प्रभावशाली बन गया, किंतु संपत्तिहीन जो दास वर्ग था वो प्रभावहीन हो गया। संपत्तिशाली वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत न्यून थी और संपत्तिहीन वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उसमें घोर असंतुष्टि थी, किंतु वह इनके अधीन रहने को मजबूर थे। इस कारण से स्वामी वर्ग को दास वर्ग के विद्रोह का भय हमेशा बना रहता था। अतः स्वामी वर्ग ने अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा से दासों को भय से दबाने का प्रयास किया, उनको दबाकर रखने का कार्य किया, जिसके लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की जिसने आगे चल के राज्य को जन्म दिया। स्वामी वर्ग ने अपने अधिकारों के अंतर्गत कानून बनाना प्रारंभ किया, पुलिस, फौज, न्यायालय, जेल आदि व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया और इनकी मदद से दास वर्ग पर अपना कठोर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार स्वामी वर्ग की इस समस्त क्रिया द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई। स्वामी वर्ग की समस्त क्रिया द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। अर्थात यहाँ पर मार्क्स के उस विचार को प्रमुखता मिलती है जिसमें उन्होंने ये कहा कि राज्य एक वर्गीय संस्था है। राज्य एक वर्गीय संस्था है और किसी भी रूप में संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व ये संस्था नहीं करती है, और जिस वर्ग की संस्था है वो है संपत्तिशाली या संपन्न वर्ग है। इसने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुलिस, फौज, न्यायालय, जेल आदि संस्थानों की स्थापना की, जिसने आगे चल कर के लास्ट अल्टीमेट के रूप में राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आती है। अर्थात अपने संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए ही संपत्तिशाली वर्ग ने जो है इन व्यवस्थाओं को बनाया, इसका सहारा लिया और उससे राज्य की उत्पत्ति हुई। मार्क्स का निष्कर्ष है कि निजी संपत्ति के संस्था के उदय के साथ ही वर्ग संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसके कारण राज्य आगे बढ़ा। अतः राज्य में की उत्पत्ति में वर्ग संघर्ष का महत्वपूर्ण रोल है। वर्ग संघर्ष का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इसने आगे संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग के बीच में जो अंतर था उसको बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की और दोनों में संघर्ष अवश्यंभावी होता रहा, जो आगे चल के राज्य की उत्पत्ति को और स्पष्ट करता है। इस प्रकार राज्य उत्पन्न होने पर राज्य की प्रकृति पर भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। राज्य की प्रकृति, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत में राज्य की प्रकृति का भी जिक्र मार्क्स ने किया। इसके अनुसार राज्य अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था है और इसने हमेशा से संपत्तिशाली वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा करने का प्रयास ही किया है या संपत्तिहीन वर्ग को दबाकर रखने का प्रयास ही किया है। जब वर्ग संघर्ष में भी हमने इसका जिक्र किया था कि जब वर्ग संघर्ष होगा या क्रांति जब होंगी तो ऐसी स्थिति में राज्य का जो रोल है वो संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करना ही होगा, न कि संपत्तिहीन वर्ग को साथ देना होगा। अर्थात एक वर्ग के हितों की रक्षा करने के कारण राज्य अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था है। राज्य अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था है और वर्ग जो है वो हैव्स या संपत्तिशाली वर्ग हैं, उसी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और खासकर पूंजीवादी व्यवस्थाओं में मार्क्स स्पष्ट करते हैं कि पूंजीवाद में संपत्तिशाली वर्ग और शासन तंत्र का अर्थात राजनीतिक तंत्र का एक ऐसा गठजोड़ पाया जाता है जिसमें लोकतंत्र के नाम पर बनने वाली सभी सरकारें या सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं पूंजीवादी हितों के संरक्षक होती हैं या पूंजीवादियों के हितों के संरक्षण के लिए वो विशेष प्रयत्न करती हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रकार की कर रियायतें प्रदान की जाती हैं। तो निश्चित रूप से पूंजीवादी व्यवस्था में राजनीतिक संस्थान के रूप में राज्य और इसके संस्थाओं का और पूंजीपतियों का एक अवैधानिक गठजोड़ पाया जाता है और इस रूप में राज्य एक वर्गीय संस्था है, आर्थिक हितों की रक्षा करने वाली, जो विशेषकर पूंजीवादियों के लिए हैं।
और इसमें प्रभुसत्ता वास्तव में शोषक वर्ग की ही होती हैं, या यूँ कहें कि प्रभुसत्ता शोषक वर्ग के अधीनस्थ होती है, क्योंकि संपत्तिशाली वर्ग राज्य की सभी संस्थाओं पर अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अधिकार बनाए रखते हैं और पूंजी के दम पर राज्य की संस्थाओं को अपने अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य करने की क्षमता भी रखते हैं। इस स्थिति में राज्य के कानून और न्याय प्रणाली भी अपनी प्रकृति से शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले ही होते हैं। अतः मार्क्स आदर्शवादियों की इस धारणा का पूर्णतः विरोधी हैं, जिसमें उन्होंने घोषित किया कि राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक पवित्र संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, उसको ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यवादियों की, आदर्शवादियों के राज्यवादी विचारधारा का घोर विरोध करते हैं और चर्चवादी विचारधारा का भी, चर्चवादी जो राज्य विचारधारा है उसका भी ये विरोध करते हैं। तो निश्चित रूप से मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है, राज्य एक वर्गीय संस्था है। इसके बाद में राज्य का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य प्राचीन भारतीय परंपरा में भी राज्य का उद्देश्य लोक कल्याण स्वीकार किया गया है और कुछ यूरोपीय राजनीतिक साहित्य में भी कुछ विचारधाराओं ने इसी बात का प्रतिपादन किया है कि राज्य का उद्देश्य अंतिम रूपेण लोक कल्याण है, प्रजा के योगक्षेम की वृद्धि करना है, जिसको आगे चल के लोक कल्याण के रूप में विस्तारित किया गया। लेकिन मार्क्स इस विचार के बिल्कुल विपरीत विचार रखते हैं और राज्य का उद्देश्य जो है वो वर्गीय संस्था होने के कारण एक वर्ग विशेष के हितों की रक्षा करना और उसकी वृद्धि करना है, जिसका कि इसकी सत्ता पर अधिकार है। और राज्य की सत्ता पर अधिकार निश्चित रूप से पूंजीपति वर्ग का ही होता है, संपत्तिशाली वर्ग का ही होता है, जो किसी भी रूप से आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, राजनीतिक रूप से संपन्न होते हैं, वो राज्य की संस्थाओं पर अपना आधिपत्य बनाए रखते हैं। तो इस रूप में आगे चल करके राज्य का जो मौलिक उद्देश्य था उपयोगितावादियों ने भी घोषित किया, भारतीय राजदर्शन में भी इसकी घोषणा की गई, कुछ पश्चिमी विचारकों ने भी इसकी घोषणा की, लेकिन मार्क्स इससे सहमत नहीं है और इसका उद्देश्य जिस वर्ग की संस्था है या जिस वर्ग की संस्था है उसके हितों की रक्षा और वृद्धि, उसके हितों की रक्षा और वृद्धि एवं वृद्धि करने वाली संस्था मात्र हैं। और ये वर्ग जिसका हम जिक्र कर चुके हैं वो है संपत्तिशाली वर्ग या पूंजीपति वर्ग है। अतीत में राज्य की सत्ता पर अल्पसंख्यक शोषक वर्ग का अधिकार रहा और राज्य ने इस वर्ग के हितों की रक्षा का ही कार्य किया। मार्क्स का ये भी मत है कि भविष्य में समाजवादी राज्य की स्थापना होंगी और राज्य की सत्ता पर बहुसंख्यक शोषित वर्ग का अधिकार होगा, जिसको मार्क्स ने सर्वहारा की तानाशाही कहा। मजदूर, किसान या पिछड़े लोगों का शासन पर अधिकार होगा, जिसको मार्क्स तानाशाही कहते हैं, सर्वहारा की। और मार्क्स ये बताते हैं कि राज्य का उद्देश्य तब भी मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करना ही होगा, अर्थात जिस वर्ग का राज्य की सत्ता पर अधिकार है उस वर्ग के हितों की रक्षा करना ही राज्य का उद्देश्य होता है। मार्क्स पूर्ण रूप से इस विचार को अंतिम बिंदु तक पकड़े हुए रहते हैं, इससे बिल्कुल भी पृथक नहीं होते हैं। इस प्रकार मार्क्स बताते हैं कि सदैव ही राज्य का उद्देश्य अपने से संबंधित सत्ताधारी वर्ग के हितों की रक्षा करना होता है। राज्य संपूर्ण समाज के सामान्य कल्याण की संस्था कभी भी नहीं रहा है। राज्य संपूर्ण समाज के सामान्य कल्याण की व्यवस्था, जिसको आज हम लोग कल्याण के रूप में कहते हैं, वो कभी भी नहीं रहा है, वो कभी भी नहीं रहा है। और इस प्रकार जो है राज्य का उद्देश्य एक अल्पसंख्यक वर्ग जो कि सत्ताधारी हैं, जो कि पूंजीपति हैं, उसके हितों की रक्षा और वृद्धि रहा है। इसके साथ ही राज्य की अवस्था के अनुसार राज्य की व्यवस्था होती है।
जिस समाज में राज्य कार्यरत होता है या जिस समाज में राज्य का अस्तित्व होता है, उस समाज व्यवस्था के अनुसार ही राज्य की व्यवस्था होती है, के अनुसार ही राज्य होता है। उस समाज व्यवस्था के अनुसार ही राज्य होता है। मार्क्स के अनुसार राज्य सदैव ही अपनी प्रकृति एवं उद्देश्य की दृष्टि से एक वर्गीय संस्था होता है, किंतु इतिहास की विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं में राज्य के बाहरी ढांचे और कार्यप्रणाली में भी पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इस प्रकार यही कारण है कि दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था और मार्क्स ने दो आगे की अवस्थाएं जो सामाजिक परिवर्तन की घोषित की, उनके बाहरी ढांचे और आंतरिक स्थितियों में सामाजिक स्थितियों के सापेक्ष अंतर पाए जाते हैं। समाज की एक अवस्था में पाई जाने वाली भौतिक आर्थिक परिस्थितियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं, जिसके संदर्भ में ही उस समाज के शोषक वर्ग के विशिष्ट हित होते हैं। अपने इन विशिष्ट हितों को ध्यान में रखते हुए ही समाज का शोषक वर्ग शासन के रूप में संविधान के मूल सिद्धांतों, न्याय व दंड प्रणाली, अधिकार व्यवस्था को तय करता है। इस प्रकार किसी इतिहास में किसी युग में पाई जाने वाली राज व्यवस्था अपनी सामाजिक अवस्था के सापेक्ष होती है। मार्क्स के अनुसार भविष्य में आने वाली समाजवादी व्यवस्था भी इस नियम का अपवाद नहीं होंगी। इस प्रकार मार्क्स ने आदर्शवादियों और व्यक्तिवादियों द्वारा प्रस्तुत राज्य व्यवस्था संबंधी निरपेक्ष सार्वभौमिक शाश्वत सिद्धांतों का खंडन किया है। इस संपूर्ण विचार का मार्क्सवादी निष्कर्ष ये है कि राज्य की व्यवस्था समाज सापेक्ष होती है और जिस सामाजिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रणाली कार्य करती है या राज्य अस्तित्व में रहता है, उसी के सापेक्ष उस समय का प्रभु सत्ताधारी वर्ग, क्योंकि एक विशेष भौतिक और विशेष आर्थिक परिस्थिति में वह राजनीतिक व्यवस्था कार्यरत होती है, इसीलिए उस राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप भी उस सामाजिक ढांचे के सापेक्ष ही होता है और निश्चित रूप से उस सामाजिक ढांचे का स्वरूप के अनुसार राज्य कार्यरत होता है और एक विशिष्ट समय में पाई जाने वाली आर्थिक और भौतिक परिस्थितियां उस राज्य के स्वरूप को प्रभावित करती हैं और उसी के द्वारा उस राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। उसी के अनुसार उस समय का शासक वर्ग कानूनों का निर्माण करता है, उसी के सापेक्ष अपने हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक सिद्धांतों का जो है प्रारूप तय करता है, निर्धारित करता है। उसी के अनुरूप कानून, न्याय व्यवस्था, जेल प्रशासन और अधिकार व्यवस्था भी तय करता है। यहाँ पर मार्क्स का यही निष्कर्ष है। इसके साथ ही मार्क्स ये भी कहते हैं कि अपने अंतिम निष्कर्ष में कि राज्य विहीन समाज का उदय होगा। राज्य विहीन समाज का उदय, राज्य विहीन समाज का उदय होगा। मार्क्स का ये जो निष्कर्ष है, मार्क्स की जो राज्यवादी विचारधारा है उसका मूल आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित इतिहास की आर्थिक नियतिवाद या इतिहास की भौतिक व्याख्या पर आधारित है, जहां इन सिद्धांतों में मार्क्स पूर्व में ही घोषणा कर चुके हैं कि समाज की कोई चिरस्थायी अवस्था नहीं है, समाज हमेशा से बना नहीं रहेगा और समाज की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और आने वाली जो व्यवस्था है उसमें संपूर्ण परिवर्तन के साथ एक नए सामाजिक संगठन की स्थापना होती है, अर्थात समाज प्रगतिशील है, गतिशील हैं और उसमें किसी प्रकार के जड़त्व की कोई गुंजाइश नहीं होती है। एक समय बाद में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आना लाजमी है। तो जो राज्य, जैसा कि यहाँ पर हमने जिक्र किया कि समाज व्यवस्था के अनुसार ही राज्य होता है, जब सामाजिक संगठन में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में हमने ये जिक्र किया था कि उस समाज के आर्थिक उपादान भी बदलेंगे और आर्थिक उपादान बदलने से ही सामाजिक परिवर्तन परिलक्षित होंगे और आर्थिक उपादानों में परिवर्तन से उपादान की तकनीक बदलेंगी, उत्पादन के साधन बदलेंगे और ये नए सामाजिक परिवर्तन के आधारभूत कारण होंगे। और ये सामाजिक परिवर्तन जब इन तकनीकों के आधार पर होगा तो समाज सापेक्ष होने के कारण राज्य की व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। तो ये दो मूल सिद्धांतों में इन्होंने पहले से जिक्र किया है कि समाज की कोई चिरस्थायी अवस्था नहीं है और
जैसा उस समाज की उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होगा, उत्पादन के तरीकों में, साधनों में, तकनीकों में परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन को जन्म देंगी। और ये सामाजिक परिवर्तन जब होगा तो राजनीतिक व्यवस्था समाज सापेक्ष होने के कारण से राज्य में भी परिवर्तन होगा। और मार्क्स का लास्ट अल्टीमेट ये है कि ये सामाजिक परिवर्तन एक स्थिति में ऐसा आ जाएगा जहाँ पर अब आगे परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि आगे चल करके समाज अपनी अंतिम अवस्था यानी साम्यवादी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, जहां पर अब उसे और आगे परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर एक और बात इन्होंने जोर देकर कही और वो ये है कि मनुष्य के विचारों में गुणात्मक परिवर्तन होगा और गुणात्मक परिवर्तन होने के कारण अब उसे किसी बाध्यकारी संस्थान की आवश्यकता नहीं रह जाएंगी, जैसा कि पूर्ववर्ती अवस्थाओं में उसको आवश्यकता थी, या पुलिस, फौज, प्रशासन, न्यायालय, जेल आदि की व्यवस्था जब अब उसको आवश्यक नहीं रह जाएंगी, क्योंकि गुणात्मक रूप से उसमें इतना परिवर्तन आ चुका होगा कि अब वह स्वयं संचालित होगा। और जहां पर सर्वहारा की तानाशाही का प्रश्न है वह भी अंतिम समय तक नहीं रहेंगी और ऐसी अवस्था में समाज परिवर्तित हो जाएगा जहां पर न तो राज्य होगा और न ही समाज होगा, जो कि मार्क्स का लास्ट अल्टीमेट है, छठा अल्टीमेट है, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना। तो निश्चित रूप से राज्य का अंत होगा, मार्क्स यहाँ पर यही उद्घोषित करते हैं, क्योंकि जिन भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई, उसका अस्तित्व बना, उसका अंत होने पर राज्य का अंत भी सुनिश्चित होगा। और उसके क्षीण होने का सिलसिला बहुत सारे समाजवादी अवस्था के कारणों में छुपा हुआ है, जैसे निजी संपत्ति की संस्था का अंत होना, वर्ग संघर्ष का अंत होना, मानव चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन होना। वस्तुतः समाजवादी अवस्था में राज्य क्षीण होता चला जाएगा और राज्य का पूर्ण अंत तो समाज के साम्यवादी अवस्था में होगा। वह ये घोषित करते हैं कि इस दृष्टि से समाजवादी समाज एक संक्रमणकालीन समाज होगा जो क्रमशः साम्यवादी समाज में परिवर्तित हो जाएगा और अंततः संपूर्ण साम्यवादी अवस्था स्थापित हो जाएंगी, जिसको मार्क्स अपने अंतिम उद्देश्य, अंतिम प्रकल्प के रूप में प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से मार्क्स के राज्यवादी अवधारणा के ये मुख्य मुख्य बिंदु हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके बाद इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि जिस रूप में मार्क्स ने राज्य की आलोचना की है, जो मार्क्स ने राज्यवादी अवधारणा इन्होंने दी है, उसको संपूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। मार्क्स की जो राज्य सिद्धांत की आलोचना है उसमें राज्य को संपूर्ण रूप से एक वर्गीय संस्था इन्होंने बताया है। तो राज्य संपूर्ण रूप से एक वर्गीय संस्था नहीं कहा जा सकता है, राज्य एक वर्गीय संस्था बताया मार्क्स ने, जबकि राज्य संपूर्ण रूप से एक वर्गीय संस्था नहीं है, क्योंकि वस्तुतः ये सिद्धांत अपने आप में दोषपूर्ण है और इसकी तुलना में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत अधिक मान्य है, जो राज्य की उत्पत्ति को रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, संपत्ति, राजनीतिक चेतना आदि के तत्वों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम मानता है। राज्य हमेशा से शोषण की संस्था नहीं है बल्कि सामान्य हित की संस्था है। राज्य शोषण की नहीं बल्कि सामान्य हित की संस्था है, सामान्य हित की संस्था। यद्यपि राज्य के कानून व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करते हैं, उस पर बहुत सारी रोक लगाते हैं और स्वतंत्रतावादी विचारकों के अनुसार राज्य यहाँ अनुचित हस्तक्षेप करता है। मार्क्स इसको उत्पीड़न, दमन और शोषण की संस्था मानते हैं, किंतु समाज में केवल आर्थिक वर्ग ही नहीं होते हैं, अपितु अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक, नस्लीय, भाषाई और क्षेत्रीय वर्ग भी होते हैं और इन विभिन्न वर्गों के पारस्परिक विरोध के बावजूद उसमें कुछ सामान्य हित होते हैं और राज्य का कार्य ऐसे सामान्य हितों की रक्षा और वृद्धि करना ही होता है, क्योंकि राज्य वर्ग शोषण और अन्याय की संस्था ही नहीं कहा जा सकता, अपितु समाज के सामान्य हितों की रक्षा करने वाली एक नैतिक संस्था भी होता है। पूंजीवादी जो विचार, पूंजीवाद संबंधी जो आलोचना है मार्क्स की, वो भी अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। पूंजीवादी आलोचना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जिस ढंग से मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना की है वास्तव में व्यवहारिक रूप से उतना उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में पूंजीवादी राज्य ने विकास के साथ ही श्रमिक व्यवस्थाओं में सुधार किए हैं, बहुत सारे श्रमिक कानूनों को पारित किया है और
पूंजीपतियों ने अपने हितों को छोड़कर के श्रमिक कल्याण पर कार्य करना भी शुरू किया है। और अब एक विचार प्रचलित हुआ है कि जो उद्योगपति हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके कुछ सामाजिक दायित्व भी निर्धारित किए जाने लगे हैं। और एक ऐसी विचार पद्धति प्रचलन में आई है कि कॉरपोरेट की सोशल लायबिलिटीज़ भी निर्धारित की जाने लगी हैं। और कॉरपोरेट की सोशल लायबिलिटीज़ नैतिक रूप से भी निर्धारित की जाने लगी हैं और उनको लीगली कानूनों के द्वारा भी निर्धारित किया जाने लगा है। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो बहुत सारे अधिनियम जो है वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं। 1940 एक्ट का जो हमारा कारखाना अधिनियम है, फैक्ट्री अधिनियम है, उसके बाद भी बहुत सारे अधिनियम और उससे भी पूर्ववर्ती रूप में संविधान के बहुत सारे जो अनुच्छेद है उनमें भी इस बात को कानूनी रूप से स्वीकार किया गया है। जैसा कि निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है कि प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें ये घोषित करती है कि पूंजीवाद की जो मार्क्सवादी आलोचना है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि पूंजीवाद ने अपने आप में बहुत सारे सुधार करना प्रारंभ किया है और अब उस कटु रूप में पूंजीवाद की आलोचना उचित नहीं है जिस रूप में मार्क्स ने की थी। क्योंकि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि मार्क्स पूंजीवादी युग का समाजवादी विचारक था, लेकिन अब पूंजीवाद ने अपने आप को लगातार और निरंतर परिवर्तित करने का प्रयास किया है और श्रमिक कल्याण के उपाय राज्य के कानूनों में भी किए जाने लगे हैं। और नैतिक रूप से भी पूंजीपतियों ने अपने सामाजिक दायित्वों के तहत इस प्रकार के कार्य करना प्रारंभ किया है। जैसे जो भी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो अपने श्रमिकों को बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान करती है, या श्रमिकों के या उनके जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए अध्ययन की व्यवस्थाएं करती है, उनके चिकित्सा सुविधाओं को भी कुछ हद तक औद्योगिक इकाइयां स्वयं अपने फंड से वहन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें पूंजीवाद के सुधारात्मक उपाय हैं। तो मार्क्सवादी जो आलोचना पूंजीवाद की है उसको पूर्ण रूप से अब स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही समाजवादी राज्य संबंधी विचारों की भी आलोचना यहाँ पर की जा सकती है। समाजवादी राज्य संबंधी विचार, मार्क्स ने घोषित किया कि समाजवाद की स्थापना होगी और अंतिम रूप से ये संक्रमणकालीन जो समाज होगा अंतिम रूप से साम्यवाद की स्थापना हो जाएंगी। उसमें उन्होंने परिवर्तन की जो बात की है, सर्वहारा के अधिनायक तंत्र का जो समर्थन इन्होंने किया है, व्यवहार में श्रमिकों का लोकतंत्र सिद्ध नहीं हुआ, अपितु यहाँ पर कम्युनिस्ट कुलतंत्रों की तानाशाही स्थापित हो गई। जैसा कि मार्क्स ने समाजवाद की स्थापना के लिए प्रयास किए थे और विभिन्न देशों में जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ वहाँ पर बनी और श्रमिकों के आर्थिक हितों के रक्षक उन्होंने अपने आप को घोषित किया, तो वास्तव में वो श्रमिकों का लोकतंत्र बनाने में असफल रहे, बल्कि उसके स्थान पर उन्होंने कम्युनिस्ट कुलतंत्रों की स्थापना कर दी, या यूँ कहें कि कम्युनिस्ट पार्टियों के कुलतंत्र बना करके उन्होंने कम्युनिस्ट कुलतंत्रों की तानाशाही स्थापित कर दी। जबकि मार्क्स का जो उद्देश्य था या मार्क्स के विचारों का जो निष्कर्ष था वो ये था कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो है श्रमिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगी, बल्कि हुआ उल्टा। जैसा कि राजतंत्र में एक राजा की तानाशाही चल रही थी, उसी रूप में कम्युनिस्ट कुलतंत्रों की तानाशाही स्थापित हो गई और मजदूरों का जो कुलतंत्र हैं वो श्रमिकों का लोकतंत्र है वो स्थापित करने का मार्क्स का जो सपना था वो उनके जीवन काल में भी अस्तित्व में नहीं आ पाया था। क्योंकि कम्युनिस्ट कुलतंत्रों की स्थापना होकर के न केवल स्थापना हुई बल्कि कम्युनिस्ट कुलतंत्रों की तानाशाही स्थापित हो गई, जो करीब उससे भी उल्टा था जैसा कि पूंजीवाद में चल रहा था। और उसने आगे चल के मानव चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन की कल्पना की थी, जो कि भी असत्य सिद्ध हुई और अनेक देशों में स्वयं श्रमिक वर्ग ने इसे कष्टकारी अनुभव किया और उन्होंने इस व्यवस्था का अंत करना ही श्रेयस्कर समझा। इसके साथ ही राज्य विहीन समाज की स्थापना संभव नहीं है। राज्य विहीन समाज की स्थापना संभव नहीं है। मार्क्स ने घोषित किया कि अंतिम अवस्था में राज्य विहीन और समाज जो है वो वर्ग विहीन हो जाएगा।
तो उसके संदर्भ में इन्होंने अपने कुछ प्रमाण भी दिए, क्योंकि समाज की चिरस्थायी अवस्था नहीं है, जैसा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में भी इन्होंने घोषित किया और वर्ग संघर्ष में भी इन्होंने घोषित किया कि क्रांति अवश्यंभावी होगी और वो पूंजीवाद का नाश कर देगी, समाजवाद की स्थापना, साम्यवाद की स्थापना कर देंगी। तो ये सारी चीज़ें वो उद्घोषित करते आए, जिनका निष्कर्ष ये था कि समाज नष्ट हो जाएगा, वर्ग भी नष्ट हो जाएंगे और वर्ग विहीन समाज बन जाएगा। किंतु ये कल्पना मात्र सिद्ध हुई, जिसके साकार होने की कोई संभावना नहीं रही, क्योंकि वस्तुतः समाज की कोई भी अवस्था रही हो उसमें सदैव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि वर्ग रहेंगे और शांति और व्यवस्था की समस्या भी सदैव रहेगी। अतः जब तक शांति और व्यवस्था की समस्या रहेंगी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बनाने की बात रहेंगी, तब तक राज्य भी सदैव रहेगा और उसका बना रहना स्वयं व्यक्ति और समाज के हित में होगा। क्योंकि अगर हम राज्य विहीन व्यवस्था की बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण और ले लेते हैं, गांधी ने भी इसी प्रकार की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विचारों को सुधार करके फिर कहा कि जब तक व्यक्ति उस विवेक की अवस्था में नहीं चला जाता, जब तक वह अपने आप को स्वयं संचालित नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में राज्य का बने रहना आवश्यक है। तो मार्क्स ने के इस विचार को भी अतिवादी ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज तक के ज्ञात मानव इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि वह किसी बाध्यकारी अवस्था के सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक संगठन का संचालन हुआ हो। हालांकि कुछ पश्चिमी लेखकों में हिस्टोरिकल स्कूल के प्रणेता प्रोफेसर सर हेनरी मैन ने अपने शोध में लिखा कि कुछ आदिम भारतीय समाजों में बिना किसी राजनीतिक सत्ता के भी सामाजिक व्यवस्था का संगठन, सामाजिक व्यवस्था का संचालन हुआ है, और उन्होंने कई सारे उदाहरणों से अपने इस रिसर्च को पुष्ट भी किया है। तो भी सामान्यतः इसको अपवाद रूप में अगर हम ले लें तो भी सामान्यतः आज तक के ज्ञात मानव इतिहास में ये नहीं कहा जा सकता कि मानव समाज का संगठन, मानव समाज का संचालन, कानून व्यवस्था, शांति की स्थापना बिना किसी बाध्यकारी अवस्था के रही हो। और ये स्थिति ही कहीं न कहीं राज्य की अवधारणा को स्वीकार करती हैं या राज्य की अवधारणा को आवश्यक मानती हैं, और इसका बना रहना भी स्वयं व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकारी होगा। यद्यपि राज्य में आलोचक अनेकों गुण ढूंढते हैं और मार्क्स ने तो एक सिरे से राज्य को खारिज किया है, किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया है, तो भी सामाजिक व्यवस्था के संगठन और संचालन के लिए ये आवश्यक हैं। आलोचनाएं कुछ भी की जा सकती हैं, बहुत सारी आलोचनाएं संभव हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में यही कहा गया कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के कारण हुई है और एक वर्गीय संस्था के रूप में कार्य करता है। इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए सेबाइन महोदय कहते हैं कि ये सिद्धांत के राज्य मात्र शोषण का साधन है, निश्चित रूप से एक अल्पसंख्यक क्रांतिकारी समूह का प्रचारात्मक विचार है, और वास्तव में सत्ता में मौजूद कोई भी सरकार इस सिद्धांत को आधार बनाकर शासन नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार के शासन करने का आधार मात्र एक वर्ग के हितों की सुरक्षा होगा तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद ऐसी सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसे शासन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। मार्क्स का ये मत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी समाज के बाद साम्यवादी समाज आएगा जो राज्य विहीन समाज होगा। वस्तुतः मार्क्स ने राज्य के महत्व का बहुत बड़ा अवमूल्यन किया है जो अनुचित हैं। आलोचनाएं सभी व्यवस्थाओं की जा सकती हैं और उसी रूप में राज्य की आलोचना भी संभव है, उसमें बहुत सारे दुर्गुण अवगुण भी पाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस रूप में मार्क्स ने स्वीकार किया उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। मार्क्स की तुलना में लास्की का ये विचार अधिक यथार्थवादी और स्वीकारनीय है कि राज्य विभिन्न वर्गों और समुदायों के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने वाली तथा वर्गों और समुदायों के हितों की सामान्य रक्षा करने वाली एक संस्था है। तो ये समन्वयवादी विचार कहा जा सकता है और मार्क्स के राज्यवादी विचारों को अतिवादिता से रंजित कहा जा सकता है। धन्यवाद।